हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर उसका यहाँ पे चैप्टर 13 करंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली स्लाइड में आ रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी जो यूज़र के पास जो मेन बिग थिंग्स अवेलेबल है ऑनलाइन वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे यूज़र जो है अपना डेटा जो है पूरी तरीके से एक्सेस कर सकता है। दुनिया में किसी भी कोने में हो जाएगा, वहाँ पे उसको अपना डेटा अवेलेबल हो जाएगा। ऑफिशियली उसका वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, जो पर्सनल यूज़ होता है उसको बोलेंगे हम पर्सनल क्लाउड कंप्यूटिंग। और टिपिकल एग्जांपल जो है यहाँ पे उसका वो है गूगल ड्राइव, ठीक है। यस, गूगल ड्राइव के अंदर हम कितनी स्पेस दी जाती है, 5 GB जो है हम डेटास हमें उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसमें सेव करके रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे गूगल ड्राइव और गूगल प्लस जो है अपने को यहाँ पे गूगल ने हमें प्रोवाइड करता है अकाउंट बनाने के लिए। और उसमें हमें अकाउंट बना के अपनी फाइल्स, ईमेल, फ़ोटो और इसको हम उसमें रख सकते हैं सेव करके। और ये चीज़ अच्छी है, किसी पेन ड्राइव को वहाँ पे लेके जाओ उससे अच्छा आप गूगल ड्राइव में ही आप उसको लेके चले जाओ, ठीक है। और इसका यहाँ पे जो फ़ोटो है वो भी दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो कि फ़ोटो में गूगल ड्राइव का एक ऑप्शन मिल जाता है और उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़, फाइल वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल क्लाउड में ये फ़ायदा रहता है कि हमें ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब कि अपनी फ़ाइल अपने आप से उसमें चली जाती है। हमें डायरेक्टली बस उसमें ये चीज़ बतानी है कि हमें इसमें स्टोर करके रखना है। हम मोबाइल सर्विस जो है मतलब मोबाइल डिवाइस के द्वारा, टैबलेट के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा उसमें फ़ाइल को सेंड कर सकते हैं और ऑटोमेटिक फ़ाइल जो है उसमें लिंक हो जाएगी क्लाउड अकाउंट में। और फिर हम उसका कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, दुनिया के कोई किसी भी कोने से। दूसरी यहाँ पे दूसरे का जो है प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलता है हमें कि हम अपने डेटा को साथ में लेकर कहीं पे हमें पेन ड्राइव लेके जाना नहीं पड़ेगा। इतना डेटा तो हमें यहाँ से हम स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम इसको स्टोर, सिंक्रोनाइज, शेयर, स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। ये भी इसका फ़ायदा रहता है। अपने वीडियो जो है या तो फाइल है उसको लेके जा सकते हैं। ये 2009 मई महीने में ये जो चीज़ है वो लॉन्च की गई थी उबंटू के द्वारा, जिसमें उबंटू का एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कैनोनिकल के द्वारा ये कमर्शियली इस्टेब्लिशमेंट उसका हुआ है। और इसमें हम अकाउंट ओपन करने के लिए वेबसाइट का नाम लिखा है oneubuntu.com। उस पर जाकर यहाँ पे फिगर 13.5 में जैसे दिया है वैसे वो दिखाई देगा। उसमें हम अपना अकाउंट बनाकर उसमें फ़ाइल रख सकते हैं, सभी फाइल इसमें डाल सकते हैं, हर अलग अलग MP4, JPG, ठीक है, टेक्स्ट फाइल, PDF फाइल, ये इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो ये मॉडल है उससे हमें ये बिज़नेस में भी फ़ायदा हम जो है वो हमें दिला सकता है। बिज़नेस के अंदर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग रेशियो जो है, मतलब इसका जो सिनेरियो जो है जिसका हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं वो अलग अलग मॉडल्स के नाम से फेमस है, जिसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और यहाँ पे जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसी के हिसाब से इन मॉडल को वो डिज़ाइन किया गया है। और इसके कंसेप्ट हम यहाँ पे ब्रीफ में समझने वाले हैं। तो पहला इसमें आ रहा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी ऐसी है जिसमें वो खुद का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना नहीं चाहती है, या तो जो है इसका जो बर्डन रहता है सॉफ्टवेयर बनाने का, उसका पेमेंट जो है वो क्लाउड सर्विस जो जहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कोई, उसी से वो एजेंट के फॉर्म में ले लेती है, ठीक है। वो खुद होस्ट बनना नहीं चाहती है, लेकिन यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर होस्ट the software at its web server so the company does not need to install it। मतलब कि यहाँ पे कहीं पे भी उसको वेब सर्वर जो है उसका खुद का रख कर कंपनी जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर की सर्विस वो खरीद लेगी, इससे खुद का उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, खुद का टाइम जो है वो बच जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे कुछ चीज़ खरीदना है, इंस्टॉल करना है, मेंटेन करना है सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर का, उससे भी कंपनी का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से वो डायरेक्टली जो है वो एक्सेस करती रहती है ऐसे सॉफ्टवेयर वाले। अब यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर जो है या तो उसकी कंपनियाँ हैं उनको डायरेक्टली वो कॉन्टेक्ट रखती है। सास में भी इसी टाइप के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। salesforce.com जो है वो सबसे बड़ी एक क्लाउड सर्विस देने वाली एक वेबसाइट का नाम है, जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और उसका यहाँ पे जो होम पेज है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यहाँ पे खुद के फिजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की जगह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आजकल हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हायर कर रही है सर्विस के फॉर्म में, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है उनसे ये मिल रहा है ये चीज़ें। हार्डवेयर यहाँ पे क्या है, एक
टूल बन जा रहा है क्लाउड के अंदर, जो जैसे कि कंपटीशन कितना रखना है, स्टोरेज कितना करना है, ठीक है, प्रिंटिंग, बैकअप, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, जैसे एंटेना है, ठीक है, ट्रांसपोंडर है, रिसीवर है, ये सभी कंपोनेंट उसमें डालने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके पास ये खुद के इक्विपमेंट रहते हैं, खुद की कंपनी के पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट रहते हैं, जिससे क्या होगा कि कोई उसको लीक नहीं कर पाएगा इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात, यहाँ पे हाउसिंग के अंदर किस तरह से वो रनिंग होगा, मेंटेन किस तरह से होगा, ये सब सर्विस भी वहीं से मिलेगी। और यहाँ पे IaaS प्रोवाइडर वाले थोड़े जो कंपनियां हैं वो कौन सी है, विंडोज़, एज्योर वर्चुअल मशीन्स, गूगल कंप्यूट इंजन एंड SP क्लाउड, ये उसके द्वारा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब कि IaaS प्रोवाइड होता है। तीसरा है यहाँ पे पास मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी को भी हायर करती है, वहाँ के थ्रू वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करवाती है, लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है। दूसरी बात, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो रहता है उसको भी वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमें नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज और अदर सर्विस जो है जब भी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ये मॉडल जो है हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बनाने के लिए और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो रहती है बाइंग करना, मैनेज करना, या तो फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो प्रोविज़न रहते हैं होस्टिंग करने के कैपेबिलिटी जो रहती है वो हमें यहाँ पे सिखाई जाती है। और दूसरी बात कि बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे जो है डोमेन को मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो ये डोमेन है उनको कन्वर्ट भी कर देती है, ठीक है, मतलब वो खुद की डोमेन में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे उसका ग्लिम्स जो है फिगर 13.7 में बताया गया है इस कंपनी का इंफॉर्मेशन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिनेरियो यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जैसे कि इंटरनेट को यहाँ पे एक्सेस करना है वेबसाइट को, फिर दूसरा है कि इंटरनेट की नॉलेज, IT नॉलेज, सर्विस किस तरह से एक्सेस करना है वो, फिर प्लेटफॉर्म जो रहते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप से लेके मोबाइल तक के, जिसमें ये सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है। ये आजकल ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक्सटर्नली यूज़फुल है कंज्यूमर के लिए और उसके बिजनेस करने के लिए, जिससे क्या होता है कि उसका एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, बचता है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है इमर्जिंग ट्रेंड इन ऑब्जेक्ट और ह्यूमन रिकॉग्निशन। आज जिस वर्ल्ड में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें उबिक्विटस मतलब कि यत्र तत्र और आमतौर पर कंप्यूटिंग हो दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर और सेंसिंग डिवाइस हर जगह पे नज़र आ रही है फिजिकल एनवायरनमेंट में, और ये एक्चुअली हम देखा जाए तो प्रेजेंटली जो कंप्यूटर है वो तो इनविजिबल की तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे सैटेलाइट यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सर्विस जो है उसमें कहाँ हमें कुछ पता चल रहा है। दूसरी बात, और भी हम जैसे ये टेक्निक्स जो है जिस तरह से ये सेंसर और कंप्यूटर जो जिस तरह से अभी आजकल वो यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उसमें से अपने सिलेबस में RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, बायोमेट्रिक, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम एंड स्पीच रिकॉग्निशन, दे आर जो ये सभी है उसके बारे में हम ये ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करती है, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है कि जितनी भी टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से वो ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करती है वो जानना ज़रूरी है, और यही इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है बायोमेट्रिक्स। तो आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है उसी तरह से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में कंट्रोल लगाना ज़रूरी हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे एक्सेस राइट, पासवर्ड प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन, ये आजकल ज़्यादा ही एक्सेस करने में मतलब कि इसका कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि नया यूज़र जो है उसको ओपन ना कर पाए डायरेक्टली, और इस मेथड का एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहा है। बायोमेट्रिक्स मतलब कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो होता है उसके अंदर हमें यहाँ पे ह्यूमन के आइडेंटिफिकेशन जो है वो उनके बिहेवियर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम यहाँ पे लेते हैं। तो इसमें ह्यूमन बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, उसकी फिंगरप्रिंट आ सकती है, आई रेटिना है, आइरिस है, वॉइस पैटर्न है, फेशियल पैटर्न हम ले सकते हैं, सिग्नेचर ले सकते हैं, हैंड मेजरमेंट ले सकते हैं। ये सब चीज़ें बायोमेट्रिक सिस्टम में आजकल इसका इंक्लूड हो रहा है, और इसके 5 कंपोनेंट से बायोमेट्रिक सिस्टम बनी हुई है। बायोमेट्रिक सिस्टम में पहला है सेंसर जो डेटा कलेक्ट करता है, दूसरा है यहाँ पे एल्गोरिथम का पूरा सेट जो रहता है सिग्नलिंग प्रोसेस का, जो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी और बायोमेट्रिक पैटर्न को डेवलप करता है। डेटा स्टोरेज जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन जिसको हमें कंपैरिजन करना है बायोमेट्रिक पैटर्न के साथ उसके लिए रहेगा। मैचिंग एल्गोरिथम जो है वो एक्चुअल कंपैरिजन करेगा कि मैचिंग हो रही कि नहीं हो रही एल्गोरिथम के हिसाब से पैटर्न, मतलब यूज़र आइडेंटिफाई उससे हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे डिसीजन प्रोसेस, यहाँ पे डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि फाइनली जो एल्गोरिथम पूरा मैचिंग हो रहा है डिसीजन लेने का, तो यहाँ पे यस आएगा, वो एक्सेस यूज़र जो है वो ट्रू होगा, और या तो फिर कोई रॉन्ग यूज़र भी उसका इस्तेमाल कर रहा होगा।
आजकल जो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है वो अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही है। हम उसकी एप्लीकेशन आजकल फ़ोन बिल पे करने में, फिर दूसरा है पर्सनल कंप्यूटर में, और फिंगरप्रिंट, आइरिस, वॉइस रिकॉग्निशन टेक्निक बायोमेट्रिक फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। उसका ऑथेंटिफिकेशन यूज़र का पता चल जाता है और उसे एक्सेस कंट्रोल में भी वो काम आती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट 2 जो है ख़त्म होता है। पार्ट 3 जो है जल्दी आएगा। व्हाट्सएप पर आपको मैं नोटिफाई कर दूंगा। यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।